हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम वेरियस इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में देखेंगे और उन सारी कॉन्फ्रेंसेस को कंप्रहेंसिवली कवर करेंगे। इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आने वाले प्रीलिम्स के लिए 2023 और आगे भी जो आप तैयारी कर रहे हैं 2024 या 25 उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई थी वो कब हुई थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। इसे और क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसी में एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट नाम से पता चल रहा है इसके ऑब्जेक्टिव या एम इसके में किस चीज की बात हुई होगी। एक तो ह्यूमंस की बात हुई होगी और एक एनवायरनमेंट की, यानी कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बात हुई होगी। तो इसका एक थीम यही था कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दूसरा ये बात करता है वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट प्रोटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ है और उनके हैबिटेट का प्रोटेक्शन। साथ ही यहाँ पास पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, साथ ही ह्यूमंस यानी कि जो लोकल पीपल है उनके राइट्स की बात करता है। ये इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखते हैं। ये इसमें इसी के अंडर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई थी उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूएनईपी लॉन्च किया गया। और इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 बनाया गया। ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस में बातें की गई थी कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व करेंगे। उसी एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में कवर किया है इस एक्ट को, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और यूएनईपी बनाई गई इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इसमें क्या हुआ? इसमें लॉन्ग टर्म्स गोल दिए गए। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एक आया इसके अंदर, इसका रिजल्ट आया एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसमें कि 26 लॉन्ग टर्म गोल्स दिए गए। साथ ही एक एक्शन प्लान दिया गया इन गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और मैं इतना क्यों बता रहा हूं? हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये 1972 में हुआ था और अब इसको हुए हुए 50 साल हो गए हैं 2022 में। ठीक है, इसे और 2022 में स्टॉकहोम पर +50 कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम +50। जो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। और जो 2022 में स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी थीम क्या है? हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। तो इसकी थीम क्या है? हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। ये 2022 में जो स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस हुई इसकी थीम है। ये इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में एक मैं हाँ और चीज आपको बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए। एक तो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये क्या थी? ये अभी मैंने बताया, ये थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। एक और होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किस चीज के लिए है? इट इज ए कन्वेंशन टू लिमिट यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पीओपी कहते हैं इसे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है। इसके अलावा एक और चीज है विच इज स्टॉकहोम एग्रीमेंट। ये इससे रिलेटेड नहीं है पर मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें भी स्टॉकहोम वर्ड यूज हो रहा है और ये अभी काफी न्यूज में है। अगर आप पिछले हफ्ते का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे द हिंदू अप्रैल का, उसमें इसके बारे में आया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसलिए मैं आज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये क्या है कॉन्फ्रेंस? इट इज ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन वारिंग वॉरिंग पार्टीज
इन यमन। ठीक है, यमन में सिविल वॉर चलते रहते हैं। ठीक है, उनके जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्रेंस साइन हुआ था एंड इट इज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। और ये कब साइन हुआ था? 2018 में। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी और भी बातें देख लें क्योंकि ये आया था, न्यूज में है। ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक तो एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्रिजनर्स एक्सचेंज एग्रीमेंट। इसके अलावा एक था टाइज एग्रीमेंट, ए इज फॉर एग्रीमेंट, टाइज एग्रीमेंट, जिसमें की बात की गई कि एक ज्वाइंट कमिटी बनाई जाएगी जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर होंगे और जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो होंगी। ठीक है, वॉरिंग पार्टी, जिससे कि वहां पास वॉर को कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट था हुदाया एग्रीमेंट, HUDAYH, हुदाया एग्रीमेंट, जिसने कहा कि सीज फायर हो जाना चाहिए, सीज फायर इन होदीदा। ये मैं अच्छे से लिख दूं, होदीदा, ये एक जगह का नाम है। अब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो बट स्पेलिंग यही है। होदीदा एक जगह का नाम है यमन में जहां पास बहुत ज्यादा वॉर्स हो रहे हैं, जहां पास सिविल वॉर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां पास सीज फायर होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमन, यमन का कैपिटल क्या होता है? सना। और एक और अगर मैपिंग के हिसाब से बताऊं तो एक और यहाँ पास सड्डा प्रोविंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन डिस्कस क्या कर रहे थे? अपन डिस्कस कर रहे थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में। उससे मिलते जुलते अपन ने वर्ड देखे, स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर पीओपीज एंड स्टॉकहोम एग्रीमेंट, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन वॉरिंग पार्टीज इन यमन। और मैंने यमन का कैपिटल क्या है? सना। यमन में सड्डा प्रोविंस मिलता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में, खासकर इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि सड्डा प्रोविंस कहां मिलेगा, कौन सी कंट्री में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें। तो ये पहला था, सबसे पहली बार जब एनवायरनमेंट की बात हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद अपन कुछ चीजें देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 1980 में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में ये 1980 में आई। इसमें ये कौन कौन इसमें लाया? यूएनईपी, फाओ, WWF एंड यूनेस्को। यूएनईपी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। फाओ इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूनेस्को। इन सब ने मिलकर वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लाई। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया। ये एनवायरमेंटल बॉडीज के बारे में आप चिंता मत करिए, दोनों यहाँ एनवायरमेंटल बॉडीज हैं। इनके बारे में आगे अपने आने वाले लेक्चर में एक साथ कवर करूंगा सारी एनवायरमेंटल बॉडीज। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में 1980 में। इसके बाद यहाँ पास वर्ड यूज किया गया, लेकिन इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया। इसके बारे में इतना आगे डिटेल में बताया गया, आपने शायद ये सुना भी होगा, इंपॉर्टेंट है। 1987 में जब ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई, 1987 में जब ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसने सबसे पहली बार इसने डिफाइन किया, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन किया, किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने क्या बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में इसने कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखे, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखे। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म
ना पहुंचाए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखे, एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि ये प्रो पुअर होना चाहिए, कि यानी कि जो वर्ल्ड में जितनी भी पुअर पॉपुलेशन है उसकी एसेंशियल नीड्स को ध्यान में रखा जाए। इतना कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इस रिपोर्ट में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले बात कहां की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में, और सबसे पहले इसको एक्सप्लेन या डिफाइन कहां किया गया, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। अपन ने अब तक एक देखा है, एक कॉन्फ्रेंस देखी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब अपन दूसरी कॉन्फ्रेंस देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो हालांकि अभी न्यूज में थी, पिछले साल स्टॉकहोम प्लस 50 मनाया गया था, इसलिए न्यूज में थी थोड़ी, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1992 में। कहां हुई थी ये हुई थी रियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो, ये स्पेलिंग देख लेना आप, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, सबको पता है रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, इसीलिए इसे रियो समिट भी कहा जाता है, रियो समिट ऑफ 1992। साथ ही इसे और एक और नाम होता है इसका, अर्थ समिट, अर्थ समिट ऑफ 1992। ये आपको याद रखना है, अर्थ समिट, रियो समिट, या फिर यूएनसीडी विच इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में, इसमें तीन मेन चीज हुई। इसमें एक तो तीन कन्वेंशंस आए जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, और इन्हीं कन्वेंशन से काफी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कौन कौन से कन्वेंशन है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ठीक है। दूसरा कौन सा आया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूएनसी सब में सेम रहेगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी विच इज यूएनसीबीडी। और तीसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज यूएनएफसीसीसी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तीनों कन्वेंशन इस रियो समिट में आए थे। इन तीनों के बारे में अपन अभी आगे देखेंगे, अभी कुछ और चीजें अपन देख लेते हैं इनके बारे में आगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में अपन को देखनी है और इसमें बहुत ज्यादा अभी समझ आएगा। इसलिए इसके पहले अपन और चीजें देखते हैं कि रियो समिट में और क्या हुआ था। रियो समिट में और क्या चीजें हुई थी, और एक आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 इज एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी अडॉप्टेड इन 21st सेंचुरी, ठीक है। एजेंडा 21 इज एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी अडॉप्टेड इन 21st सेंचुरी। इसके बाद एक और चीज आई विच इज रियो डिक्लेरेशन ऑन ईएनडी। ईएनडी का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो डिक्लेरेशन आया रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें 27 प्रिंसिपल्स दिए गए, और ये प्रिंसिपल्स क्या कह रहे थे? आपको एक एक प्रिंसिपल नहीं याद होना चाहिए, बल्कि क्या पता होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस is only assured if it is linked to
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें कहा गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए तो इस प्रोग्रेस को आपको लिंक करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। तो ये दो चीजें आई, एजेंडा 21 एंड रियो डिक्लेरेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें पहली बार, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल कंसेंसस ऑन फॉरेस्ट, पहला ग्लोबल कंसेंसस था ये फॉरेस्ट का। और इसमें और ये अप्लाई होते हैं प्रिंसिपल किसमें, ये नेचुरल प्लस जो भी प्लांटेड फॉरेस्ट है उसमें भी अप्लाई होते हैं। इसमें पहली बार बात की गई जेएफएम की। जेएफएम क्या होता है, जेएफएम इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि नॉर्मली फॉरेस्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, सरकार के पास, स्टेट के पास। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कॉपरेट करेगी किसके साथ, लोकल पीपल के साथ। लोकल पीपल मतलब जो भी उन फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो भी उस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके साथ मिलके फॉरेस्ट को मैनेज किया जाएगा, इसी को कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। साथ ही इसमें बात की गई फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की। इसमें बात की गई किस चीज की, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है, ये एक बेसिकली कंजर्वेशन टूल है। ये एक मार्केट बेस्ड नॉन रेगुलेटरी कंजर्वेशन टूल है जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही जो प्रमोट करता है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बाय थर्ड पार्टी। अब इसको मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या हुआ। ये कंजर्वेशन टूल कैसे है, बेसिकली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का मतलब आप कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर प्लांटेड हो, उसे सर्टिफाई करते हैं। किस बेसिस पे सर्टिफाई करते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया में उस फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज है उन्हें सस्टेनेबली मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। इस बेसिस पे आप उसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब सर्टिफाई करते हैं। तो अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है तो उसे सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी तरीके से कंजर्वेशन की टूल की तरह वर्क करता है कि अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को सर्टिफिकेशन मिल गया मतलब वहां पास सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, वो सिर्फ फॉरेस्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अगर को आपको इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, तो आपको फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एसेंशियल हो जाता है। यानी कि अगर आपको इन कंट्रीज में कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट भेजना है तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एसेंशियल हो जाएगा। और इंडिया में, और यहां ये सब बातें तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया है, एनसीसीएफ। एनसीसीएफ इज नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है ये किसने डेवलप की है, एनसीसीएफ ने, विच इज नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन कराता है, ठीक है। ये इसने डेवलप की है एनसीसीएफ ने फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, बट ये अप्रूव कौन करता है, इट इज अप्रूव्ड बाय PEFC। PEFC is Program for Endorsement of Forest Certification,
ठीक है। तो इंडिया की फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम डेवलप किसने की है? एनसीसीएफ ने, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही इसे इंड्रॉस या इसे अप्रूव कौन करता है सर्टिफिकेशन को? इट इज पीईएफसी, विच इज प्रोग्राम फॉर एनडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे रियो समिट। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देखा? इसमें अपन ने पहले 3 कन्वेंशन देखी। एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर अपन ने 3 चीजें और देखी, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इसमें अपन ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में अपन ने देखा कि इंडिया में इसका मतलब क्या है, कैसे एक कंजर्वेशन टूल की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा कि इंडिया में कौन करता है सर्टिफाई। इतनी चीजें अपन ने देख ली। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की कन्वेंशन देखते हैं। अभी अपन ने आगे की कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। अभी अपन ने जो 3 कन्वेंशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये अभी डिटेल में नहीं देखी है, ये अपन अभी इसी लेक्चर में आगे डिटेल में देखेंगे। अभी अपन क्या देखेंगे? अभी अपन देखते हैं आगे की जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? अगली कॉन्फ्रेंस अपन देखते हैं रियो +10 या फिर अर्थ समिट 2002 या फिर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। ठीक, इसी जो रियो समिट हुई थी 1992 में, उसी के 10 साल बाद की गई रियो +10 या अर्थ समिट 2002, या फिर इसका नाम ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहां हुई थी? नाम है रियो +10, पर ये हुई कहां थी? ये हुई थी जोहानसबर्ग में। ठीक है, जोहानसबर्ग इन साउथ अफ्रीका, यहां पास हुई थी। अब इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई एमडीजी की। एमडीजी क्या होते हैं? मिलीनियल डेवलपमेंट गोल। जो एसडीजी चल रहा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके पहले एमडीजी चलते थे, मिलीनियल डेवलपमेंट गोल्स। साथ ही इसने रीअफर्म किया किसको? एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 क्या है? इट्स एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। साथ इससे रिलेटेड मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, जिससे वो भी यहीं क्लियर हो जाए। अपन ने क्या देखा? कौन सी कॉन्फ्रेंस अभी देखी? अभी अपन ने देखी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। ठीक है, इसी के जैसी मिलती जुलती एक और समिट का नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। पहले आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कौन कराता है? ये कराता है TERI, टेरी, विच इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कराता है टेरी। ये एनुअल समिट है। ठीक है, हर साल होती है। कहां होती है ये होती है, एक सेकंड, ये होती है हर साल इंडियन हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली। पहले इसे दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी कहा जाता था, बट अब इसको कहा जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये तेरी कराता है, ये आपको याद रखना है। एनुअल समिट है, इंडियन हैबिटेट सेंटर में होती है। अभी जो 2023 की हुई थी समिट, वो शायद फेब में हुई थी। और इस समिट की थीम क्या थी? थीम आपको याद रखनी है, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। ये आपको याद रखना है, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। ये अभी जो रिसेंट में हुई थी उसकी थीम है। एक और चीज याद रखनी है, विच इज एक्ट फॉर अर्थ। एक्ट फॉर अर्थ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो समिट हुई थी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो तेरी कराता है, ये 2022 में हुई थी। इसमें आया था एक्ट फॉर अर्थ। इसमें कहा गया कि जो टेरी है, द TERI, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली रिसर्च करेगा
किस चीज के लिए रिसर्च करेगा? ये बेसिकली रिसर्च करेगा ऐसी एक्टिविटीज को फाउंड करने के लिए जिन पे अगर कंट्रोल लगाया गया तो उसका मैक्सिमम इंपैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी तो एनवायरनमेंट पे जो हार्म हो रहा है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली ये याद रखना है, एक्ट फॉर अर्थ टेरी ने कराया था 2000 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में आया था एक्ट फॉर अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो द टेरी है ये एक रिसर्च करेगा ऐसी एक्टिविटीज को फाउंड करने के लिए जिन पे अगर कंट्रोल लगाए सरकार तो क्लाइमेटिक चेंज को रोका जा सकता है। ठीक है, अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे कॉन्फ्रेंसेस, रियो प्लस 10, अर्थ समिट 2002 या वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जोहानिसबर्ग में हुई थी, एमडीजी एंड रीअफर्म एजेंडा 21। इसी से मिलता जुलता अपन ने देखा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो अभी अभी हर साल होती है, टेरी कराता है, इसके बारे में अपन ने देखा। अब अपन अगला कॉन्फ्रेंस देखते हैं, चौथी जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी है? रियो प्लस 20 या अर्थ समिट 2012, या फिर इसे और क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। 2002 वाली क्या थी? क्या थी 2002 वाली? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2012 वाले का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें किस चीज के बारे में बात की गई? इसमें बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो भी अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसके बारे में बात की गई। साथ ही इसमें ग्रीन इकोनॉमी या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन जीडीपी के बारे में बात की गई। ठीक है, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? जो भी अपनी नॉर्मल जीडीपी है इसमें किस चीज को माइनस कर देते हैं? इसमें माइनस करते हैं सारी चीजों को, जो भी नेचुरल हार्म हो रहा है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इस हार्म को रोकने के लिए, जो भी एनवायरमेंटल हार्म है उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जो अपनी नॉर्मल जीडीपी से है, तो आ जाती है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ग्रीन जीडीपी के बारे में बात की गई थी, इसमें आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कुछ साल पहले। क्या क्वेश्चन आया था? पेज इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये भी रियो समिट 2012 या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लॉन्च हुआ था। ये आपको पता होना, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि ये कब कहां लॉन्च हुआ था। अब इसके बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसकी थीम क्या है। थीम है द फ्यूचर वी वांट, मतलब इसकी थीम नहीं, समिट की पूरी की थीम है द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, पेज के बारे में एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें। एक तो यूएनईपी थी, साथ ही यूएनडीपी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, और कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मिलकर पेज विच इज द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी लॉन्च की थी। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पेज पे। अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद इस पे भी अब क्वेश्चन आए। ठीक है, ऑल दो इतने चांसेस नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने अब तक क्या देखा? अभी तक अपन ने चार समिट देख चुके हैं। पहली अपन ने कौन सी देखी? यूनाइटेड नेशन समिट on human and environment 1970, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसे। इसके बारे में अपन ने देखा कि कैसे इसमें एनवायरनमेंट की बात हुई, लोकल पीपल के बारे में बात हुई। इसी के कारण यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम आया, इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। और उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने एक रिपोर्ट देखी। कौन सी रिपोर्ट देखी? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया। उसके बाद अपन ने ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट देखी, 1987 में आई थी। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन और डिफाइन किया गया। उसके बाद अपन ने रियो समिट या अर्थ समिट देखी, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसमें अपन ने देखा कि 3 कन्वेंशन आए। ठीक है, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन,
ठीक है, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही उसमें अपन ने और क्या देखा, अपन ने देखा उसमें एजेंडा 21, उसके बाद अपन ने देखा रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, देन वी हैव सीन द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, उसमें अपन ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने रियो समिट के 10 साल बाद रियो प्लस 10 या अर्थ समिट 2002 हुई जोहानिसबर्ग में, जिसे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी से मिलता जुलता अपन ने देखा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो हर साल द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कराता है इंडिया में। इसके बाद अपन ने 2012 में जो रियो प्लस 10 या रियो प्लस 20 या अर्थ समिट 2012 हुई, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। उसमें अपन ने देखा पेज विच इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीडीपी के बारे में अपन ने देखा। तो ये लगभग सारी कॉन्फ्रेंसेस जो मेन कॉन्फ्रेंस थी अपन ने कवर कर ली है। इसके बाद भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पास अपन अब वो स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताए थे, तीन कन्वेंशंस कौन से मैंने आपको बताए थे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, इन तीन पे कन्वेंशन थे। एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये 1992 में आया था रियो समिट में। इंडिया ने इसे कब साइन किया? इंडिया ने इसे साइन किया 1993 में, और इसे रेटिफाई कब किया? रेटिफाई किया 2002 में, जब इंडिया में बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 पास हुआ। ठीक है, इसके एक्ट के बारे में अपने पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में कवर किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएनसीबीडी का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। दूसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका यूज ना करें, कंजर्वेशन करने का मतलब ये है कि आप उसका जो यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, वो उसे हार्म ना कॉज करे। साथ ही जो सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं इससे कुछ बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी ये ऑब्जेक्टिव बताए थे, बिकॉज ये सारे ऑब्जेक्टिव यूएनसीबीडी के भी हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के हैं, और साथ ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के भी यही तीनों ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। और कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। 2011 से लेके 2020 तक क्या चल रही थी? यूएन डिकेड चल रहा था ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 2011 से 20 तक अब खत्म हो चुका है। 2020 से 30 कौन सा चल रहा है? कौन सा डिकेड चल रहा है? एक इंपॉर्टेंट डिकेड जो आपको पता होना चाहिए, विच इज यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा डिकेड चल रहा है अभी। तो अपन देख रहे थे सीओपी, इसका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसका सीओपी होता है, सीओपी कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर 2 साल में होता है, एवरी 2 ईयर। ठीक है, जो भी कन्वेंशन है उसकी कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज होती है, यानी कि जो भी पार्टीज ने उन कन्वेंशन को साइन किया है वो आके मिलती है। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है वो हर 2 साल में होती है। इंडिया में हुई है क्या कभी? हाँ, इंडिया में हुई है COP 11, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 2012 में। कहाँ हुई थी ये? हैदराबाद में हुई थी। इसका फोकस क्या था? इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो इंडिया में हुई थी, इसका फोकस क्या था? ओशन एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। इसका फोकस था ओशन और मरीन डाइवर्सिटी की। जो मैं इंडिया में हुई थी इसके बारे में आप कुछ बता रहा हूं आपको। इसमें 3 एरियाज में अटेंशन था। कौन कौन से 3 एरियाज थे? एक था सरगासो सी। सरगासो सी क्या है? आई होप आप लोगों को पता हो, अगर आपने ज्योग्राफी में ओशन करेंट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। जो भी जो अटलांटिक ओशन है, सरगासो सी मिलती है अटलांटिक ओशन में, एंड इट इज बाउंडेड बाय
ये इंपॉर्टेंट है ना सरगासो सी, वैसे ज्योग्राफी का है मैपिंग का, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। सरगासो सी अटलांटिक ओशन में मिलती है एंड इट इज बाउंडेड बाय ओशन करेंट्स। ओशन करंट्स इसकी बाउंड्रीज बनाती हैं। कौन कौन से ओशन करंट बनाते हैं? अगर अपन इस तरह बना के देखें, ये अगर अपन देखें कि सरगासो सी है और ये चारों ओर ओशन करंट्स हैं, तो कौन कौन से ओशन करंट्स बनाते हैं? एक तो नॉर्थ एटलांटिक इक्वाटोरियल करंट, ठीक है, ये साउथ साइड में है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। एक सेकंड में सही से कर दूं, इस तरह कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, डायरेक्शंस बता रहा हूं। तो साउथ साइड में कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक इक्वाटोरियल करंट। यहां पास कौन सा है? वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम। यहां कौन सा है? शायद नॉर्थ अटलांटिक करंट है, एटलांटिक करंट। ठीक है, यहां नॉर्थ अटलांटिक इक्वाटोरियल करंट, यहां नॉर्थ अटलांटिक करंट, यहां पास कैनरीज करंट, कैनरीज करंट। ये ओशन करंट्स हैं। अब ओशन करंट्स, ओशन में जो वाटर है उसका मूवमेंट को कहते हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक है इसलिए यहां मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में, बट ये आपको पता होना चाहिए कि सरगासो सी अटलांटिक ओशन में है, इट इज बाउंडेड बाय ओशन करंट्स। नॉर्थ अटलांटिक इक्वाटोरियल करंट इन साउथ, गल्फ स्ट्रीम इन वेस्ट, नॉर्थ अटलांटिक करंट इन नॉर्थ साइड एंड कैनरीज करंट इन ईस्टर्न साइड। आप सरगासो सी इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पास एक वीड मिलती है जिसे सरगैसम कहते हैं। ठीक है, एक वीड मिलती है सरगैसम, सरफेस में मिलती है। ये जैसे अगर ओशन का सरफेस है तो यहाँ पास फ्लोट करती हुई वीड मिलती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी अपन देख क्या रहे थे, ये मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस कर लिया, बट अपन मेन देख क्या रहे थे? यूएनसीबीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देख रहे थे, जो इंडिया में हुई थी। कौन सी हुई थी इंडिया में? 11th हुई थी हैदराबाद में। फोकस एरिया था ओशन एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। इसमें 3 अटेंशन एरियाज थे। पहला सरगासो सी, पहला अपन ने देखा सरगासो सी। दूसरा अटेंशन एरिया क्या था? टोंगा। ठीक है, टोंगा के जो भी आइलैंड्स हैं वो, टोंगा ये कहाँ मिलती है कंट्री? टोंगा आइलैंड्स कहाँ है? ये है साउथ पैसिफिक में। अगर आपको थोड़ा मैपिंग का आइडिया हो तो सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पास न्यूजीलैंड है, तो यहाँ कहीं मिलते हैं। ठीक है, साउथ पैसिफिक में टोंगा आइलैंड, ये दूसरा अटेंशन एरिया था। और तीसरा था की कोरल साइट्स ऑफ कोस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील तो पता ही है आपको, साउथ अमेरिका की कंट्री है। वहां पास जो उसके कोरल साइट्स मिलते हैं इन द कोस्ट ऑफ ब्राजील, ये थे तीसरा टेंशन एरिया। इसके साथ कहा गया इस सीओपी में कि रिसर्च की जाएगी किस चीज पे? एक तो मरीन लिटर पे, खासकर जो मरीन प्लास्टिक लिटर है उस पे, और दूसरी अंडर वाटर नॉइस फ्रॉम शिप्स। इसका जो इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है उस पर जो इम्पैक्ट होता है किस चीज का? अंडर वाटर नॉइस फ्रॉम शिप्स का, उस पर रिसर्च की जाएगी। और इसके 2 आउटकम आए। ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये पता होना चाहिए। इंडिया में हुई थी सीओपी इसकी, एक इकलौती है जो इंडिया में हुई है यूएनसीबीडी की सीओपी, तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 2 आउटकम थे, एक था हैदराबाद प्लेज, जिसमें कहा गया कि इंडिया क्या डोनेट करेगा? $50 मिलियन फॉर इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। आईएनजी इस तरह डेवलपिंग को लिखता हूं मैं, ठीक है, डेवलपिंग। तो हैदराबाद प्लेज आई जिसमें कहा गया कि इंडिया डोनेट करेगा $50 मिलियन फॉर इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। साथ ही इसमें कहा गया कि डबल करना है क्लाइमेट फाइनेंस को बाय 2015। ये 2012 में हुआ था इसलिए पुरानी बात है। इसमें कहा गया कि क्लाइमेट फाइनेंस को डबल करना है बाय 2015। और एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुई कि जो मालदीव्स है, मालदीव्स है, इसको पूरे को, होल ऑफ मालदीव्स डिक्लेयर्ड विल बी डिक्लेयर्ड एज
यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बाय 2017। जो पूरा मालदीव्स है इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बाय 2017। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं ये देखना हो तो इस पे भी मैंने लेक्चर बनाया है प्रोटेक्टेड एरियाज में, जिसमें सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क मैंने कवर किए हैं, तो वहां आप देख सकते हैं। अब मालदीव्स क्या है, इसमें भी थोड़ा मैं ये भी मैपिंग थोड़ी और बता दूं मैं आपको। जैसे अगर अपन देखें ये इंडिया है, यहां पास अगर अपन देखें ये अफ्रीका है, ये श्रीलंका है, यहाँ पास अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पास अपने लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, ये मैं मैपिंग बता रहा हूँ, ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने सरगासो सी की बताई थी, इसी तरह मालदीव्स आया, तो मैं आपको जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के आइलैंड कंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार, ये है लक्षद्वीप, यहाँ पास आ जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स के बाद यहाँ पास आइलैंड है चैगोस, साथ ही यहां पास है डिएगो ग्रेशिया। डिएगो ग्रेशिया इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद यहां पास है मॉरिशियस, देन यहां रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड फ्रांस के कंट्रोल में है। इसके बाद और आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पास है सेचलिस, आप स्पेलिंग देख लेना, सेचलिस आइलैंड। यहां है म्योटी, these are also under France control. Then there is कॉम्प्रोस, यहाँ पास यूरोपा है, ये भी फ्रांस के कंट्रोल में। और यहाँ पास है स्कॉटा, यमन के पास स्कॉटा आइलैंड। तो ये कुछ आइलैंड्स हैं, इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज, जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए डायरेक्शन वाइज। सबसे पहले लक्षद्वीप, फिर मालदीव्स, फिर चैगोस आइलैंड, फिर डिएगो ग्रेशिया। डिएगो ग्रेशिया थोड़ा न्यूज में रहता है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में है टेरिटरी। और यहाँ पास यूएसए प्लस ब्रिटेन, इन दोनों का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। मॉरिशस कहता है कि ये आइलैंड इसके कंट्रोल में है, ठीक है, ये इस आइलैंड इसको बिलोंग करता है। मॉरिशस कहता है कि डिएगो ग्रेशिया उसका है, और इसके लिए इसने केस भी किए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरी जगह, यहाँ पास जीत भी गया है, बट फिर भी अभी भी इसको लीव नहीं कर रही है ब्रिटेन या यूएसए, इसे छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप, देन मालदीव, देन चैगोस आइलैंड, देन डिएगो ग्रेशिया, देन मालदीव, देन रीयूनियन। रीयूनियन फ्रांस के कंट्रोल में है। देन यहाँ पास सीएचएलएस आइलैंड, ये है स्कॉटा आइलैंड। यहाँ पास और है यूरोपा, ये भी फ्रांस के कंट्रोल में है। मियोटी, ये भी फ्रांस के में है। और यहाँ पास है कॉम्प्रोस, ठीक है। और ये आपको पता होगा मेडगास्कर है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको इसलिए बता दिया बिकॉज ये अभी मैं बता रहा था कि पूरे मालदीव्स को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे बाय 2017, ऐसा कहा गया था सीओपी 12 में, यूएनसीबीडी की जो इंडिया में हुई थी। तो उसी से रिलेटेड थोड़ी मैपिंग भी मैंने आपको बता दी। तो अब अपन देख रहे थे सीओपी, कौन सी देख रहे थे, सीओपी 12 जो इंडिया में हुई थी यूएनसीबीडी की। तो यूएनसीबीडी की अपन ने सीओपी 12 देखने के बाद कुछ चीजें और हैं। एक तो यूएनसीबीडी के 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कार्टाजीना कहाँ है, कार्टाजीना कोलंबिया में है। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसमें किस किस चीज से बायोसेफ्टी, ठीक है, किस चीज से बायोसेफ्टी, लेबोरेटरी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एलएमओ बोलते हैं, या फिर जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एमओ इज मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेबोरेटरी मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बायोसेफ्टी। साथ ही इसमें सेटअप किया गया बीसीएच विच इज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। साथ ही एक कॉन्सेप्ट आया एआईए का विच इज एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट।
किस चीज का एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जैसे कि एक कंट्री है, कंट्री 1, ये कंट्री 2, यहां पास अगर ये जीएमओ ये एलएमओ भेज रही है तो इस कंट्री जो भेज रही है उसे पहले ये साइन देना पड़ेगा, एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इस कंट्री को देना पड़ेगा, इस कंट्री को बताना पड़ेगा जो रिसीव कर रही है कि मैं आपको ये भेज रहा हूं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया। तो अपन देख रहे थे कार्टाजीना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी, किस चीज से बायोसेफ्टी, एलएमओ या जीएमओ से, और ये बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस एंड एआई एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा इस नगोया नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। यानी कि ये जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो अभी अपन ने देखा, इसी के अंडर ये आता है। ये है क्या, नगोया कुआलालंपुर, नगोया जापान में है, कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया का, ये आपको पता होगा आई थिंक, ये दोनों चीजें। नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस, किस चीज का लायबिलिटी और रिड्रेस, जो भी लेबोरेटरी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जीएमओ है, इससे अगर किसी को कोई हार्म हो रहा है तो उसका रिड्रेस कौन करेगा, उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, तो ये प्रोटोकॉल पास किया गया उसके लिए, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री है टू कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। और तीसरा आया नगोया प्रोटोकॉल, वो अलग था, ठीक है, दोनों अलग है, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल अलग है, ये अलग है, ये है फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। यूएनसीबीडी का एक ऑब्जेक्टिव अपन ने देखा था कि जो भी सस्टेनेबल यूज है बायोडाइवर्सिटी का, उससे जो भी बेनिफिट हो रहा है उसका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वही यहां पास कहा गया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो भी बेनिफिट हो रहा है उसका एक्सेस हो लोगों को और उसका बेनिफिट को शेयर किया जाए। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली न्यूज में क्या था, यूएनसीबीडी एक बहुत ज्यादा न्यूज में थी, यूएनसीबीडी की COP15 जो की हुई है, इसका फेज 1 और फेज 2 दो फेज में हुई। फेज 1 इसका हुआ है इन कुमिंग चाइना, एंड जो इसका फेज 2 है वो कहां हुआ है, इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो जो COP15 यूएनसीबीडी की हुई है 2022 में हुआ था, मतलब ये अभी लेटेस्ट चीज है, न्यूज में है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले तो कहां, कौन सी COP थी, 15th थी, कहां हुई थी, फेज 1 हुआ था इन कुमिंग चाइना, फेज 2 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ फाइनली, COP15 में क्या आया, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इट इज द रिजल्ट ऑफ द COP15 रिसेंटली हेल्ड एट कुमिंग एंड मॉन्ट्रियल। इसमें क्या दिया गया, इसमें एक तो 4 लॉन्ग टर्म गोल्स बताए गए, लॉन्ग टर्म यानी कि 2050 तक अचीव करना है, और इनको अचीव करने के लिए 23 टारगेट्स दिए गए जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। तो ये 4 लॉन्ग टर्म गोल तो एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए, कौन कौन से थे, डिक्रीजिंग एक्सटिंक्शन बाय 10 फोल्ड, यानी कि डिक्रीजिंग एक्सटिंक्शन किस चीज का, बायोडाइवर्सिटी का, डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन बाय 10 फोल्ड बाय 2050, देन सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्या आया, बेनिफिट शेयरिंग, ये दोनों तो अपन ऑब्जेक्टिव में ही देख चुके हैं, सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। और इसके अलावा
ease the implementation for least developed countries, and SIDS. SIDS is Small Island Development States. तो अपन ने क्या बात कर रहे थे, अपन देख रहे थे कि इसमें कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में 4 लॉन्ग टर्म गोल थे जो 2050 तक फुलफिल करने हैं। कौन सा गोल था? पहला तो एक्सटेंशन को 10 फोल्ड कम कर दो, दूसरा सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीसरा उस सस्टेनेबल यूज या मैनेजमेंट से जो भी बेनिफिट हो रहा है उसकी बेनिफिट शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हो सबके बीच में, और चौथा ईज कर देना इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट। कैसे यूज कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आसान कर देना इन दोनों स्टेट्स के लिए। साथ ही मैंने बताया कि 23 टारगेट्स दिए गए जो कि आपको फुलफिल करने हैं 2030 तक। सारे टारगेट याद करना मुश्किल है, बट कुछ की टारगेट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला था 30 into 30। ठीक है, 30 into 30 यानी कि जो भी लैंड है या ओशन है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, क्या है इसका, रिस्टोरेशन ऑफ 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड ओशन। ठीक है, जो भी लैंड एंड ओशन डिग्रेड हो चुकी है उसको 30% को रिस्टोर करना है। ये था 30 into 30 टारगेट। दूसरा ये कहा गया जो इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोडक्शन रेट, यानी कि जिस इस रेट से इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें डिक्रीज करना है बाय 50%। मैं यहाँ वही टारगेट्स बता रहा हूं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज के को रिड्यूस करना है, इनका इंट्रोडक्शन रेट को बाय 50%। साथ ही फूड वेस्टेज को डिक्रीज करना है बाय 50%। साथ ही जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड के राइज हो रहा है जो पेस्टिसाइड यूज, उसको डिक्रीज करना है बाय 50%। तो ये आपको याद रखने हैं, तीनों में 50% था। फिर क्या है, 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर का फंड बनाना है जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसका एम क्या होगा? इसका एम यही होगा कि इस फ्रेमवर्क को फुलफिल किया जाए, कंजर्व इन टारगेट्स को फुलफिल किया जाए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जाए। और क्या था? और था बिग कंपनीज जो हैं, बिग कंपनीज वो बताएंगी, एक रिपोर्ट निकालेंगी, बिग कंपनीज रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। वो एक रिपोर्ट निकालेंगी, बिग कंपनीज रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट निकालेंगी, वो बताएंगी कि उनकी जो भी एक्टिविटीज है उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। साथ ही ये कहा गया कि डिक्रीज सब्सिडीज कॉजिंग हार्म टू बायोडाइवर्सिटी बाय 500 बिलियन। 500 बिलियन डॉलर से कम करिए उन सारी सब्सिडीज को जो कि हार्म करा रही है बायोडाइवर्सिटी को। तो इतने टारगेट्स थे कुछ जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि जो भी कंट्रीज हैं वो अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज निकालेंगी या अपने एक्शन प्लान बनाएंगी जिससे कि फुलफिल किया जाए। इसमें क्लियर टारगेट्स दिए गए जो आपको अचीव करने हैं समय के साथ, जैसा कि अपन ने देखा। ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो अभी रिसेंट हुआ था यूएनसीबीडी का COP 15। ठीक है, अपन डिस्कस क्या कर रहे थे? यूएनसीबीडी की COP 15। इसमें अपन ने क्या क्या देखा? ये कहाँ हुई थी?
कुमिंग फेज 1 हुआ था इन कुमिंग चाइना, फेज 2 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। उसके बाद अपन ने देखा इसमें क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसमें 4 लॉन्ग टर्म गोल दिए गए, 2050 तक फुलफिल करना है। 23 टारगेट्स दिए गए, अपन ने गोल्स देखे और जो मेन टारगेट्स हैं वो देखे। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि क्लियर टारगेट्स, क्लियर टाइमलाइंस दी जाएंगी इन्हें फुलफिल करने के लिए। जो भी कंट्रीज हैं वो अपनी सारी कंट्रीज अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज या एक्शन प्लान बनाएंगी, जिससे कि इस फ्रेमवर्क में जो भी बातें की गई, जो भी टारगेट सेट किए गए उन्हें फुलफिल किया जा सके। इतनी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो अभी रिसेंट सीओपी हुआ है, सीओपी 15 एंड यूएनसीबीडी। तो अभी इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में अपन ने देखा सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, नहीं ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, सबसे पहले ये देखा। उसके बाद देखा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बीच में अपन ने ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट देखी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसने डिफाइन किया था। इसके बाद अपन ने कौन सी देखी, Rio+10 देखा, जिसे कहा गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन अपन ने Rio+20 देखा, जिसे कहा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, 2002-2012। इसके बाद अपन ने यूएनसीबीडी देखा, यूएनसीबीडी के बारे में अपन ने जो इंडिया में सीओपी 12 हुई थी वो देखी। इसके बारे में अपन ने कुछ बेसिक चीजें देखी, फिर सीओपी 12 देखी, फिर सीओपी 15 जो लेटेस्ट हुई है ये अपन ने डिटेल में देखी। इतनी चीजें देख ली हैं। अब अगले लेक्चर में अपन जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। खासकर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो ये अपन डिटेल में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।